ब्लू वाला रेड हो जाएगा जब आप ऑन करेंगे। हाँ, नमस्कार, भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, मैं आज सिरसा के ग्रीन ऑक्सफोर्ड स्कूल में आई हुई हूँ, जहाँ पर कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी के सुपुत्र विजय सिंह जी मुख्य प्रवक्ता के रूप में थे। माता पन्ना दाई गुजरी ट्रस्ट ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। आइए जानते हैं कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी की पुत्र वधू पूजा जी हमारे साथ हैं कि वो महिला बाल विकास कल्याण के बारे में क्या सोचती हैं। मैम, सर्वप्रथम भारत वंदन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैम, जैसे आज कार्यक्रम था माता पन्ना दाई गुजरी ट्रस्ट के सानिध्य में, और ये महिला बाल विकास कल्याण विषय रहा है इसका। महिलाओं की आज की दुर्दशा पर आप क्या कहना चाहेंगे और कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो हम ही हैं अपनी दुर्दशा के लिए कुछ हद तक, और समाज है, और हम सबको मिलके ही अपना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। कोई और तो हमारी मदद करने आएगा नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हम गोष्ठी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, अवेयरनेस लाएंगे, इसी तरह से हम इम्प्रूव कर पाएंगे धीरे धीरे। और जिस तरह से मैम हैं दोनों, और so much they are promoting, so this is so nice and it should continue and more people should join in. मैम, जैसे कि बलात्कार पीड़ित बच्चियां होती हैं, उनको सरकार कई बार, हमको पता नहीं होता है कि उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाती है सरकार की तरफ से। ऐसी बहुत सारे योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए हैं, जो महिलाओं के लिए हैं। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा बहुत। देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन इस तरह से जो भी केसेस होते हैं उनके लिए हमें ज़रूर जो भी मदद कर सकते हैं, सरकार ही नहीं, हम भी अगर कुछ मदद कर सकते हैं हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। इस तरह से बच्चियों का बलात्कार करना इस सबसे दरिंदों का काम है, तो हमें ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि मैम, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि जब तक महिला अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगी, अपने अधिकारों की लड़ाई खुद नहीं लड़ेगी, वो सक्षम नहीं हो सकती विजय प्राप्त करने? बिल्कुल, उठना तो खुद ही पड़ेगा ना। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे हमारी कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल आपसे सहमत हो इस बात से। यत्र नारयन्ति पूजते रमन्ते तत्र देवता, हमारे भारतवर्ष में, हमारे वेद पुराणों में ये कहा गया है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अब उस श्लोक को बहुत कमज़ोर करते जा रहे हैं, और कमज़ोरी की जगह कुछ महिलाएं ऐसी भी आ रही हैं कि जो समाज में अपना स्थान बना रही हैं। ऐसी ही महिला जिन्होंने बहुत कुछ खोकर भी बहुत कुछ पाया है, अपने हौसलों की उड़ान भरी हैं। ऐसी ऑक्सफोर्ड स्कूल की चेयरपर्सन हमारी नूतन भाटी जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या सोचती हैं आप इस विषय में? जी मैम, महिलाओं के उत्थान का सबसे बड़ा उदाहरण तो आप खुद हैं अंजलि दी। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, शायद समाज में हमें अपना स्थान, अपनी कामयाबी खुद पानी होगी, उसके लिए हमें खुद उठना होगा। और जब तक हम कोई भी प्रण दिल से नहीं लेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे या अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे, तो हमें कोई दूसरा उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन मैं महिलाओं का एक कारण खुद का भी समझती हूँ कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढ लेते हैं कि अगर मैं बाहर जाऊँगी या मैं ये काम करूँगी तो समाज क्या कहेगा, और मेरे सामने नहीं कहेगा, मेरी पीठ पीछे कहेगा। अगर हमने कहने वालों की परवाह की तो हम कुछ कर नहीं सकते मैम। और दूसरी चीज़ ये भी है, देखिए, आप कुछ कहेंगे करेंगे तो समाज तब भी कहेगा, और कुछ नहीं करेंगे तो समाज तब भी कहेगा। तो समाज का काम अगर कहना है तो हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये गोष्ठी मुझे लगता है कि बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि जो भी मूल्यवान समय सर ने हमें दिया है, बैसला सर ने, हम आश्वासन करते हैं कि इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन आगे भी माता गुजरी पन्ना दाई ट्रस्ट करता रहेगा। और इसका अवश्य ही गांव की महिलाओं को, क्योंकि देखिए, हम देश तभी सुधार सकते हैं तब हम इसकी शुरुआत गांव से, घर से, अपने आप से कर सकते हैं। तो इसका अवश्य ही बहुत प्रभाव और बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। और हम सर से, अभी चेयरमैन सर ने भी रिक्वेस्ट करी है और मैं भी करती हूँ कि मैम, मिसेस बैसला और बैसला सर समय समय पर आते रहें और इस तरह का मार्गदर्शन हमारा करते रहें। जी, धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ में नूतन भाटी जी। देखते रहिएगा भारत वंदन न्यूज़। धन्यवाद।
बलिदान की जो पराकाष्ठा है वहां तक भी पहुंच चुके हैं। जब मैं अपने वक्तव्य में आपको बताऊंगा तो आपको मालूम होगा। वर्तमान में संप्रति आप जो अध्यक्ष हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के, MBA करने के बाद 30 वर्षों तक कॉर्पोरेट का अनुभव रहा है आपको। भारत, अफ्रीका, अफगानिस्तान, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर जैसे स्थानों पर अरबों रुपयों की जो टर्नओवर वाली फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, उनमें उच्चतम पद CEO के पद पर आप कार्यरत रहे हैं। अपने समय के विश्व के जो अग्रणी टॉप टेलीकॉम मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, आप उनमें से एक रहे हैं। सोचिए कि चंद ही लोग होंगे जो टेलीकॉम प्रोफेशनल्स होंगे, उन चंद लोगों में से 125 करोड़ की जनसंख्या तो भारत की है, विश्व की जनसंख्या इससे 16 गुना ज्यादा होगी। उनमें से चंद लोगों में से एक आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, और जिस बलिदान, मेहंदी बलिदान की मैंने बात की थी, वो आप लोगों के लिए इन्होंने किया है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ करके आज वो समाज सेवा के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियां में स्वागत कीजिए। और वैसे तो उनके विषय में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा, लेकिन फिर भी चंद पंक्तियां मैं कहता हूं आपके लिए। युद्धों का परिणाम विजय। दो ही पक्ष होते हैं युद्ध के, पराजय या जय, और हर पक्ष जय के लिए युद्ध करता है। तो युद्धों का परिणाम विजय है, संघर्षों का नाम विजय। युद्धों का परिणाम विजय है, संघर्षों का नाम विजय। गुर्जर जाति के कुल दीपक, कार्य जिनके निष्काम विजय। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आए, प्रमाण सुनिए। हमने अभी चिनारों की छांव देखी है, हमने अभी चिनारों की छांव देखी है, दरख्तों के नीचे लेटी नंगे पांव देखी है। हमने कहा 2 घड़ी हम साथ सुस्ता लें, हमने कहा 2 घड़ी हम साथ सुस्ता लें, तो हमारे साथ करते हुए आराम देखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हितेंद्र जी से कि आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। हितेंद्र जी। फैसला जी फिर थोड़ा सा आपको इससे बस 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 ये इसकी रोशनी आदत पड़ गई नहीं, ये रोशनी आ रही है ना। अब ट्रस्ट के कार्यों को देखते हुए जो समाज के बड़े प्रणेता हैं, समाज के पुरोधा हैं, बड़े लोग हैं, उनका सहयोग अब मिलने लगा है। ट्रस्ट को ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो उपलब्धियां हैं ट्रस्ट के द्वारा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। ट्रस्ट ऐसे बच्चों को न केवल शिक्षित कर रहा है, बल्कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए उनको पौष्टिक भोजन भी प्रदान कर रहा है। जो जेल में महिला बंदी हैं, उनके साथ रह रहे जो बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा, वस्त्र और भोजन आदि का समय समय पर यह सहयोग करता रहा है। महिला बंदियों की काउंसलिंग
ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर की जाती है। अनाथालय और वृद्धाश्रम, मेरा ये अपना मानना है कि अनाथालय और वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति ना आए कि लोग अनाथालय में जाएं और वृद्धाश्रम में जाएं। वृद्धों का स्थान घर में भी नहीं है तो दिलों में है, तो दिलों में होना चाहिए वृद्धों का स्थान, अनाथालयों में या वृद्धाश्रमों में नहीं। लेकिन फिर भी परिस्थितियां हैं ऐसी, और इसीलिए ट्रस्ट उनके लिए काम कर रहा है। अनाथालयों वृद्धाश्रमों में जाकर के उनकी सहायता करता है, उनके साथ समय बिताता है, क्योंकि उनको भोजन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितने लोगों के साथ की आवश्यकता होती है। तो साथ जाकर के उनके साथ समय बिताया जाता है, बातें की जाती हैं सुख दुख की, जिससे कि उनके अंदर जो कुंठा की भावना है वो ना आए। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ट्रस्ट गांव-गांव में जाकर के मेधावी बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराने में जुटा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हम परतंत्र भी हो जाएं तो जब तक हम अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं तब तक समझिए कि उस परतंत्रता की कुंजी, उस ताले की कुंजी हमारे पास है, चाबी हमारे पास है। और यही बात संस्कृति के लिए भी कही जाती करेंगे। सादराबादी अगर है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मंच पर आए और ऐसा मट्ठा राम राम समझ में नहीं आता। राम राम, गुड, एक्सीलेंट। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने सब घर के कार्य करके, सारे काम खत्म करके आप लोग यहाँ आए और कुछ समय हम सब बैठ करके कोई ढंग की बात करें। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद आपका भी देना चाहता हूं, आपका भी देना चाहता हूं, चेयरमैन साहब का देना चाहता हूं। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो दुनिया कितनी छोटी है। मतलब छोटी तो होती है लेकिन ये तो बहुत ही संकुचित दुनिया है। कि जो वो मैडम जो वहां बैठी हुई है ना, वो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त की बहन है। और वो उस मित्र की चर्चा आज करीब 32 सालों बाद हुई है। तो दुनिया कितनी छोटी है कि कहां से उठा करके कहां लेकर के आ जाती है और क्या सामने रख देती है आपको पता भी नहीं पड़ता। तो एक चीज का ध्यान रखना कि आज जो आप हो ये आपका अंत नहीं है। अंत तो तब होगा जब कुछ पालोगे। तो यहां से आज मैंने आपको पाया, थैंक यू सो वेरी मच। और मैम ने बताया कि मैं तो उनकी बहन हूँ। फिर मैंने उससे पहले बताया कि मैं तो महारानी कॉलेज में पढ़ा किया करती थी। तो मैंने बताया कि भाई मैं तो उसके सामने जो खड़ी होती थी उस पर चाय पिया करती। मेरी जिंदगी तो ऐसे ही कटी। और काफी सारे जो युवा हैं वो भी ऐसे ही काट रहे होंगे और जो छोटे बच्चे वो भी ऐसे ही काटेंगे। लेकिन इस चीज के बीच में एक काट जो है वो हमें करनी है। वो काट ये है कि इस सफर से उस सफर तक का जो सफर है वो हमें आज निश्चित करना है कि हमें जाना कहां है। डायरेक्शनलेस, हेडलेस, नॉन डिसाइसिव अगर आप अपनी जिंदगी जियोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। बात हो रही है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की और बाल विकास की। तो मैं बात करूंगा बालिका विकास की। महिलाएं तो बाद में आई जाएंगी। हम लोग और कर्नल साहब का ध्येय जो रहा था वो 2 लाइनों में बहुत हमारी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी, हमारे सबकी जिंदगी केवल 2 लाइनों में समाप्त हो जाती है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां और कर्ज मुक्त समाज। इसके अलावा बाकी जो भी आप ढूंढोगे ना सब मिथ्या है। उसका कोई ना तो ऊंच है ना नीच है, वो टेंजिबल है। आप उसके बिना भी जी सकते हो, लेकिन ना तो अच्छी शिक्षा के बिना जी सकते हो, ना अच्छे स्वास्थ्य के बिना जी सकते हो। और अगर आपकी मां पढ़ी लिखी नहीं हुई, अर्थात आपके यहाँ पर जो कर्ज ले लिया, तो उससे बड़ी दिक्कत तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। गांव में आप जाइएगा, आप यथार्थ अपनी आंखों से देखिए कि जब वो भौरा समझते ना जिससे आप पैसे लेते हो,
जब आप उससे पैसे ले लेते हो तो उसको आपके पैसे चाहिए ही नहीं, उसको तो आपकी जमीन चाहिए। उसकी नजर जमीन पे है, देता पैसे। ये रियलिटी है। और जब वो सुबह सुबह 6:30-7 बजे घर पे आता है तो जो घर का जो आदमी होता है वो तो जाकर के पीछे वाले किवाड़ से गली में छुप जाता है, क्योंकि उसके पास तो पैसे होते नहीं। और जो जहर जो उगलता है वो जहर उस घर की माता को, महिला को पीना पड़ता है। तो आप चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, मार तो घर की महिला पे ही पड़ती है। ये सच है। बच्चा पढ़ गया तो बहुत अच्छा परिवार था, नहीं पढ़ा तो तेरी वजह से नहीं पढ़ा तो ज्यादा लाड करती है। ये फैक्ट है। आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी आने वाली नस्लों का दारोदार घर की महिला पे है। ये बात आप बहुत क्लियरली समझ लो। जो इस कंफ्यूजन में रहेगा ना कि नहीं वो तो कोई और देख लेगा, वो अपने केवल अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए खड्डे खोद रहा है और कुछ नहीं करता। कभी आप किसी और के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाल सकते। एक बात और है, लोग कहते हैं, मैं बच्चों की बात करता हूं, तो थोड़े से शहर वाले परिवेश में रहते, थोड़े से गांव में अगर आप चले जाएं तो वो कहते हैं, जब गांव में जाते बोलते बच्चे को पढ़ा, बोलते क्यों पढ़ाना, मतलब अपनी लड़की को पढ़ाना मतलब दूसरे खेत पे पानी देना, क्योंकि शादी तो होनी है उसकी। साहब भी ये कहा करते थे, मैं भी यही कहता हूँ बार बार कि भैया इसकी बेटी उसकी बहू, उसकी बेटी उसकी बहू, जैसी बेटी दोगे वैसी तो बहू पाओगे। तो खुद के बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो पढ़ी लिखी बहू कहां से लाओगे। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट हमको बहुत जरूरी है। मैं बहुत खुश हुआ कि बास्केटबॉल के गेम में एक कन्या यहां से एक प्राइज लेके गई। थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि एक ही लेके गई। 4000 बच्चे हैं, 2 तो बनते हैं, तो अगली बार 2, उसके बाद 3 और 3 के बाद फिर 6 और 6 के बाद 9। गणित तो ऐसे चलेगा, क्योंकि जब तक हम वो लक्ष्य नहीं रखेंगे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या बात करूं, दिल की बात कर रही हूं। दिल की बात यह है कि मेरे को बहुत दुख लगे, शुरू में 6 महिलाएं थी, फिर थोड़ी सी बढ़कर 11 हुई और पुरुषों की संख्या कमी नहीं हो रही, आए जा रहे और सब बातें कर रहे हैं, ये नेतागिरी वो नेतागिरी। किसी ने बच्चों की, महिलाओं की, समाज के भविष्य की बात नहीं करी। मेरे को इस बात की विडंबना भी है, दुख भी है और वेदना भी है। क्यों? क्योंकि आप जब पॉलिटिकल बात करते हो तो आप खुद के लिए बात करते हो, आप जब महिलाओं की बात करते हो तो आप समाज की बात करते हो। और जो आदमी समाज की बात नहीं करता उसको पॉलिटिकली समाज क्या सपोर्ट करे, ये सोचने वाली बात। तो वो दिन मेरे को बड़ा झटका लगा और मैंने फिर उसके बाद रेखा जी से बोला कि रेखा जी मजा नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग जेएनयू में मिले थे और जेएनयू में भी मेरी चर्चा हुई मैम के साथ। मैंने कहा यार ऐसा कुछ करो कि यहाँ पर महिलाओं को बात करें। तो 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी रेखा जी से, उन्होंने ऐसे ही कोई मैसेज किया और मैंने उनको फोन कर दिया। आदत मेरी ऐसी है, मैं सबको फोन कर लेता हूँ, शर्म नहीं है। बात करी तो मैंने कहा एक काम करो, महिलाओं के बच्चों की मीटिंग करो, अपन चल के बैठ के बात करें। क्या बात करें? मैंने बात तो वहां जाके कर लेंगे, मिलाओ तो सही। तो हम वो डिस्कशन से आज हम यहाँ बात करें। तो ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो मोनोलॉग है, जैसे ही खत्म हो जाएगा आप जाना मत, मेरे को सबसे एक बैठ करके बात करनी है, क्योंकि मेरे को ये समझना है कि आपके अंदर वो आग कहाँ से आ रही है जिससे आप चल रहे हो और सबको दबा रहे हो। मेरे को ये समझना है। आप सब यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ महिलाएं बैठी हैं, वहां बच्चे और पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन आप केवल रिसीविंग मोड में बैठे हो। आप केवल
आप वो सब चीज सुन लोगे जो मैं कह रहा हूं, मैं गलत भी कह रहा हूँ, सही भी कह रहा हूँ, लेकिन आपका कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये कंट्रीब्यूशन हो, मैं चाहता हूं कि डिस्कोर्स हो, डिस्कशन हो, बात हो। मैं भी हो सकता है कि 10 बातें मैं गलत कहूँ, आपके विचार हो सकते हैं मुझसे ना मिले, लेकिन वो चर्चा तो होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं होती। हम लोग जहां पर भी जाते हैं, और रेखा जी मैं फैक्ट बता रहा हूँ, चेयरमैन साहब, जहां भी हम जाते हैं ऐसे मंचों में बैठ जाते हैं, यहाँ पर जनता और ज्ञान वाले, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो ज्ञान वाला अपने आप को ज्ञानवर्धक बातें करता है, उसको खुद को ज्ञान नहीं है, वो किताबें पढ़ के आता है। ये फैक्ट। बैठ के बात करो, चर्चा करो, कॉन्वर्सेशंस करो। एक बात अभी चल रही थी, अभी बैठ के चेयरमैन साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और माताओं को मैं कहना चाहता हूं, बाकी लोग जो समझ ही नहीं, बच्चों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि अब 12वीं कर ली, 12वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है वो आपको 10वीं में डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि 10वीं में जब आप डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है, तभी तो आप 11वीं और 12वीं में सब्जेक्ट लोगे। बनना आपको इंजीनियर है, पेंटिंग का फॉर्म भर लिया, कैसे करोगे? आर्टिस्ट बनना है, साइंस पढ़ ली, डॉक्टर बनना है, हिस्ट्री ले ली, नहीं हो सकता ना। ये डिसीजन तो आपको उसी समय लेना है जब आप 10वीं में हो। 10वीं में बच्चा परिपक्व नहीं होता। माँ बाप क्या कर रहे हैं? आपकी आने वाली नस्ल और आपका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि 8वीं के जब आपका बच्चा 8वीं क्लास में था तो आपने उसको क्या डायरेक्शन दिया और क्या उसको आपने सहूलियत दी। 8वीं कक्षा में आप डिसाइड कर लोगे कि आप 60 साल की उम्र में खुश रहोगे या दुखी। और अगर कोई इस पर चैलेंज कर सकता है तो मैं डिस्कशन कर देता हूं। 8वीं कक्षा की किताब, एक बात और, जब 8वीं की बात आई, 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा की किताबें कोई भी मत फाड़ना, कोई भी गलती से भी फाड़ मत लेना, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा की किताबों से आते हैं। अगर इस और थोड़ा सा उसमें लेवल बढ़ जाता है, बाकी फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग कंपटीशन में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने वो किताबें फाड़ दी होती थी। हम हायर एंड की स्टडीज कर लेते, बेसिक भूल जाते। एनसीईआरटी की जो किताबें आया करती थी, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ोगे और एसएससी सीजीएल के जितने भी एग्जाम्स हैं वो देख रहे हो सिलेबस वही है, क्वेश्चन वही है। तो जिसको भी 12वीं के बाद एसएससी सीजीएल करना है, पहले अपनी 8वीं 9वीं और 10वीं किताबों को रट लो, आप तो वैसे ही पास हो जाओगे और करंट अफेयर्स कर लो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन। एक चीज और, ये जो आप बच्चों को दे देते हो ना, रो रहा है अपनी पिक्चर देख ले, इसमें टीवी देखना बंद कर दो। एक तो आंख में चश्मे लगेंगे, फौज में जा नहीं पाएगा। दूसरी बात, आपकी सुनेगा नहीं। आपको पता है कि आज अखबार में पढ़ रहा था मैं कि एक बच्चे ने अपनी माँ को दो गोली मार के मार दिया क्योंकि वो गेम नहीं खेलने दे रहा था। तो गेम खेलने की आदत तो माँ बाप ने लगाई थी ना, कल का केस लखनऊ में हुआ ना। आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी जब घर जाओगे और बच्चा रोएगा तो आप फोन पकड़ा दो, उसको बोलते गाने देख ले, सुधर जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं सुधर जाओ क्योंकि इससे आप ही का भविष्य सुधरेगा। बच्चे का वर्तमान तो जो बर्बाद कर रहे हो तो कर ही रहे। इसके अंदर एक ऑप्शन है, मैं सबको ये बताता हूं और आपको भी मैं एक बात बता देता हूं कि फोन के अंदर एक ऑप्शन होता है, खोल के दिखा देता हूं उसको कहते हैं डिजिटल वेलबींग। इस तरह से आता है सेटिंग्स में डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन आता है। अपने हर एक बच्चे का फोन उठाओ और ये खोल के देखो। अगर इसके अंदर में अभी सुबह से मैंने 1 घंटा 58 मिनट इसमें इस्तेमाल किया है फोन, और अभी 11:15 बज रहे, तो मैं 6 बजे अगर उठाऊं, 6 बजे से लेकर के अभी 6 से 12 6 घंटे होगा। 6 घंटे में से अगर मैंने 2 घंटे फोन में इस्तेमाल कर दिया तो मैंने करा क्या? जो बच्चा एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है
और वो 8 घंटे इसमें यूज कर रहा है, तो भैया आदमी के पास 2 ही आंखें हैं, और ऐसा तो है नहीं कि एक आंख इधर देखे और एक आंख इधर, दोनों एक ही जगह देखती है। तो अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो तो किताब को कब देखोगे? ये मैं सारी माओं और पिताओं से बात कर रहा हूं। ये बंद करो, बच्चों से ये स्मार्टफोन वापस ले लो, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। और अगर आपको फोन देना ही है और अगर उसको इस्तेमाल करना ही है, तो कोचिंग की फ्री साइट्स हैं यूट्यूब पे, हर सब्जेक्ट के रिफ्रेशर को। अच्छा, भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है और हर साल खूब सारे लोग पढ़े लिखे निकलते हैं, और उसमें से भी खूब सारे लोग होते हैं जिनको नौकरियां नहीं लगती। उसमें भी खूब सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर अपना ज्ञान बांटते हैं। तो हम भी खूब सारा ज्ञान उठा लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। फ्री में क्लासेस हैं, एक एक सब्जेक्ट की, एक एक टॉपिक की, एक एक टॉपिक की। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे तो क्वेश्चन ड्रास्टिकली रॉन्ग। चाचा ताऊ की बातें करने की बजाय करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करना पड़ेगा। हम लोग बात ही नहीं करते। हम लोग जब रोटी खाते हैं, अमूमन मैंने ये देखा करो, हम जब रोटी खाते हैं, ज्यादा तो नहीं ले बेटे, हम जब रोटी खाते हैं तो उस समय बड़े भाई ने ये कह दिया, छोटे भाई ने ये कह दिया, उसकी भाभी ने ये कह दिया, इसकी जोरू ने ये कह दिया, ये डिस्कशन है हमारे। लेकिन ये डिस्कशन कभी नहीं होते कि हम आगे चल करके क्या करेंगे। बेटा तेरे को आगे कहां लेके जाना है, वो तो पापा कर देंगे। जैसे डिस्कशन आप घर में करोगे, समाज क्या है? लोगों का समूह समाज है, और जिस तरह की लोगों की घर में सोच होगी वैसी समाज की सोच हो जाएगी। हमको बहुत कुछ नहीं करना, हमें तो अपना केवल ध्यान बदलना, कुछ नहीं करना। हम सब पीड़ित हैं। एक भी आदमी व्यक्ति यहां पर जो बैठा है वो ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल एक नंबर की चल रही है। किसी ना किसी का दर्द है, किसी का घर का दर्द है, किसी का पैसे का दर्द है, किसी का फाइनेंशियल है, किसी की जमीनों का प्रॉब्लम है, किसी के हस्बैंड वाइफ के इश्यूज है, मल्टीपल इश्यूज है। इन इश्यूज को दरकिनार करके हम अगर अपने बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलप कराते हैं, वो जरूरी है। और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे एक चीज और मेरे को ध्यान है, बच्चों को मैं कह रहा हूं, मेरा ये काम कर दो, मेरा तो मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। रोज सुबह 15 मिनट, केवल गिनती के 15 मिनट शीशे के सामने खड़े हो जाना और अपने से बात करना। किसी भी चीज, ये फूल का टुकड़ा, फूल के टुकड़े के ऊपर 5 मिनट बात करके देखना। 30 सेकंड से ऊपर बात नहीं कर पाओगे पहले तो, लेकिन बात करो। आज अगर आप समाज के बच्चों की और समाज के लोगों की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, हमारी दिक्कत कहां आ रही है। हम लोग पब्लिक में बात नहीं कर पाते, डरते हैं। हम अपनी सोच को जुबान नहीं दे पाते। सोच है लेकिन जुबान नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। लड़कियों को तो घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना, तो पब्लिक में कैसे बोलेगी? लड़का है वो तो गीत गाता है, वो तो बोलता ही नहीं है। He has to learn, she has to learn. आप बोलोगे तभी तो आगे बोल पाओगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं करता हूं, मैंने बहुत किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी करो। आज मैं इस तरह से बोल पा रहा हूं इसलिए नहीं है कि मेरे को बचपन से मैंने सीखा है। इट इज एन आर्ट, स्पीकिंग इज एन आर्ट, यू हैव टू लर्न इट। सो व्हाट यू हैव टू डू, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। अगर पहले बोलने में शर्म आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अखबार का टुकड़ा ले लो और जोर जोर से उसको पढ़ो। कितने लोग रोज नौकरी करने कौन कौन जाता है भैया यहां से? हाथ उठाओ। दुकान पे कौन कौन जाता है? तो यहां से जब वापस जाओ तो एक पैकेट सिगरेट का नहीं, एक किताब खरीद के ले जाना चाहिए। 2 किलो आलू के साथ में एक टिंकल की किताब भी खरीद के ले जाना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको।
लेकिन आपका बच्चा उसको बार बार पढ़ेगा। नई चीज घर में आएगी, इंडिया टुडे की मैगजीन ले जाओ, घर में कितनों के पास मैगजीन आती है, हिंदी आती है तो अंग्रेजी भी लेके जाओ, अंग्रेजी आती है तो हिंदी भी लेके जाओ। इसको कॉन्फ्रेंस बनाइएगा, खूब पढ़ाइएगा, आगे बढ़े। मेरे पास तो बहुत सारी बातें मैं तो नीचे बैठ के करूंगा। देयर इज नो एंड टू दिस कॉन्वर्सेशन, बिकॉज बात कभी खत्म ही नहीं होती। हमको इतनी लंबी रेस लड़नी है, इतना आगे दौड़ना है, इतना आगे जाना है। हम तो यहाँ बैठे हैं, जाना हमें यहाँ पे, हम कहीं नहीं है अभी। ये बात आप समझ लीजिएगा। एज अ कम्युनिटी, एज एन इंडिविजुअल हम कहीं नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना जरूरी पड़ेगी। ओल्ड एज होने की जरूरत तब पड़ती है जब आप पिता को पिता, माँ को माँ छोड़ करके उनको एक बैगेज समझने शुरू हो जाते हैं। It's time for you to remove the baggage and make a family. Thank you so much. I'm sorry अगर मैंने ज्यादा समय दिया हो आपका, लेकिन बात करने को बहुत है। मैं नीचे बैठ के बात करूँ, ऊपर से नहीं। थैंक यू सो मच। आज बहुत ही अच्छा दिन कहूँगा मैं तो, कि ऐसी महान हस्ती जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि जिनके लिए समाज उनका हमेशा ऋणी रहे। आप लोग देखते हैं कि हमारा अपना जो जीवन है, मैं और मेरा परिवार, इस पर आधारित हो जाता है। चंद लोग ऐसे समाज में आते हैं जो इसके अलावा एक कदम और रखते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज। और ये होना चाहिए। संपन्न लोगों की ये विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति रोजी रोटी में उलझा हुआ है, वो मैं और मेरे परिवार में रहना वाजिब है। लेकिन जब हम कहीं संपन्न हो जाते हैं और जिनसे संपन्न होते हैं, कोई भी व्यक्ति दुनिया का अगर ये कहे कि मैं अपने आप में संपन्न हूं, तो वो गलत है। बहुत लोगों के कारण वो संपन्न होते हैं, तो वापस उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वापस फिर उनको दे। तो वहां पर मैं, मेरा परिवार के बाद में मेरा समाज आता है। ऐसे ही अहम रोल अदा करने वाले राजस्थान से श्री सह सम्मान नाम करोड़ीमल फैसला जी का दिया जाता है। उन्हीं के पुत्र श्री विजय फैसला जी, जैसा आपका नाम रखा है, शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होगी, क्योंकि नाम में ही विजय है। जब नाम में विजय है तो विजय तो होनी है, लेकिन फिर भी आपने उस कार्य के प्रति भी अपनी रुचि रखी है, तो अब निश्चित विजय है। राजस्थान वैसे तो राज्य बहुत है भारत के, लेकिन जब भी कभी राजस्थान में जाता हूं तो जैसे घर में पहले दो होते थे ना, घर और खरक, खरक जैसी एक फीलिंग, खरक समझते हैं ना मतलब, सब लोग समझते हैं, ऐसी एक फीलिंग मुझे हमेशा राजस्थान से आती है। भाषा, वही पानी, बहुत शब्द ऐसे मिलते हैं हमें जो हमें ऐसा एहसास कराते हैं कि बिल्कुल हम दूर नहीं आए। एक बार मैं किशनगढ़ था, छोटा सा किस्सा है, मैं पत्थर भरवा रहा था गाड़ी में, कुछ लोग पत्थर लोड कर रहे थे। जो दुकानदार था उससे मैंने अक्सर ऐसे ही पूछ लिया कि ये जो लोग पत्थर लोड कर रहे हैं ये कौन है? तो उसने कहा कि ये नीची जाति के लोग हैं। मैंने फिर उससे दोबारा क्वेश्चन किया, भाई नीची और ऊंची जाति कोई होती नहीं, जाति तो होगी कोई। उसने कहा कि ये गुर्जर है। मैंने तुरंत उससे फिर एक क्वेश्चन किया कि मैं भी गुर्जर हूं। अब वो संशय में फंस गया, क्योंकि अभी डील हुई नहीं थी। अब उसने फिर व्याख्या करना शुरू करी, नहीं सर ये नीची जाति जो मैंने कहा वो इसलिए कहा कि ये मजबूत होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। फिर उसने वो व्याख्या करनी शुरू की। तो वहां पर मैं ये नहीं घबराया कि ये मुझे किससे जोड़ेगा,
वहां मुझे उसे तर्क करने का वो ये मतलब था कि जातियां कभी नीची ऊंची नहीं होती, जातियां सब बराबर होती हैं और हर जाति को, हर व्यक्ति को अपनी अपनी जातियों को सम्मान के साथ देखना चाहिए। किसी दूसरी जाति का निरादर नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी जाति के प्रति गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अभी शिक्षा की बात आई है। शिक्षा में अगर मैं कहूं तो महिलाओं को पुरुषों से बहुत अधिक मात्रा में आगे आना, 100% आगे आना। आप लोग एक छोटी सी व्याख्या देखिए, घर में बच्चों के पास आप कितने समय रहते हो और पुरुष कितने समय रहते हैं, ये कैलकुलेशन आप निकाल के देखिए। जब ये कैलकुलेशन निकालेंगे तो किसका प्रभाव जाएगा? पापा का, जो सुबह 1 घंटे उठकर नहा धोकर बाहर निकल जाता है, शाम को किसी भी वक्त आता है। तो मैंने किसको करना है घर? तो आप जितने राजनीतिक है, आप जितने परिपक्व है, आप जितने शिक्षित हैं, आप जितने ज्ञानी हैं, इस सब का सीधा प्रभाव बच्चों पर है। मैं आपको बता दूं, वर्ष 2003 में मेरी शादी 2000 में हो गई थी, दिसंबर में। उसके 2-3-4 वर्ष हो गए तो हमारी मम्मी ही मुझसे कहने लगी, रिश्ता वाले आते थे छोटे भाई के, राजेश जी के, और चले जाते थे। जब कई वर्ष हो गए तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि भाई तेरे मन में बेईमानी तो नहीं है? मैंने किस प्रकार की? कि कोई रिश्ता वाला आता उसको वापसी दे दे, इसकी शादी ना हो, ऐसा तो नहीं है? मैंने उनको समझाया कि वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जो रिश्ता वाले आते हैं वो सिर्फ दहेज की बात करते हैं। जो लड़की है वो पढ़ी लिखी नहीं होती। एक ने तो मुझसे यहां तक कहा कि मैं आपको 5,51,000 रुपए, और उस वक्त एक्सेंट कार होती थी, जब इनका बहुत ज्यादा कारण नहीं थी, बोले इससे ऊपर अगर शादी हो जाए तो मैं नाम कटवा लूं। मैं कहा भैया आप गलत समझ रहे हैं, दहेज वाले सोच रहे हैं। आज गांव वाले जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो परिचित होंगे कि अगर उस वक्त शिक्षा का चयन हमने नहीं किया होता तो क्या विद्यालय को इतना लाभ मिल सकता था? ये मैं आपको जीता उदाहरण दे रहा हूं। तो आप लोगों को शिक्षा को प्राथमिकता ही देनी होगी, उसके ऊपर भी कोई शब्द है तो वो भी देनी होगी। बच्चों को पूरी छूट दीजिए संस्कारों के साथ। और एक सबसे बड़ी बात है, समय भी दीजिए। अगर समय नहीं देते हैं तो जो हमारे रिश्ते हैं वो थोड़े छोटे रह जाते हैं, और फिर बाद में आप बात कहने लगते हैं कि ये तो मुझे वापस जब मैं बुजुर्ग हो जाता हूं तो उससे समय की अपेक्षा रखता हूं बहुत ज्यादा। रिलेशन बने ही नहीं थे क्या? जिसको आप नहीं जानते हैं वो आपको समय देता है? जिसको आप नहीं जानते हैं वो आपको समय नहीं देता, वही आपको समय देता है जो आपको जानता है। उसके आपके रिश्ते कैसे हैं, इस आधार पर हमको आपस में समय मिलता है। तो जितने भी गांव से बैठे हुए हैं, आपके बीच में बहुत बातें आदरणीय बताई, अगर इस पर छोटा सा भी आपने अमल नहीं किया तो सब व्यर्थ है। और एक भी बात अगर आपने मानी, क्योंकि जरूरत नहीं आप सारी बातें माने। अभी पीटीएम में मैंने खुद डिसीजन लिया, विद्यालय का कहना है कि नहीं संख्या बढ़ सकती है, पेरेंट्स नाराज हो सकते हैं। मैं तो नहीं, नाराज होते हैं होने दीजिए। हम मम्मी को प्राइमरी पीटीएम का भाग रखेंगे। मम्मी आएंगी, हम उनको बताएंगे आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणों के आधार पर भी व्यक्ति बहुत कार्य करता है। आपने समाज में बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखों से बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो गुणों के आधार पर करते हैं। तो गुण होना और पढ़ा होना दोनों अलग अलग है। एक मिस्त्री भी इंजीनियर का 90% कार्य करता है, वो स्किल के आधार पर करता है। तो आप बिल्कुल नहीं हिचकना है और आगे आना है। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सबको बरकरार रखते हुए हमें
प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी है, लेकिन अनुस्पर्धा को नहीं छोड़ना है। इसको साथ लेकर आगे पूरे जज्बे के साथ चलना है। और मैं आपको बता दूं, वो वक्त अब चल दिया है। बहुत तेजी के साथ, बहुत जल्द हम इतने बदलाव की तरफ जाएंगे कि कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मेरा आपसे बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा, आप आए, समय दिया। मैं और चाहूंगा कि आप निरंतर आते रहें। और ये शॉर्ट प्रोग्राम था, अधिक पूरे गांव की मीटिंग भी हम रखेंगे, क्योंकि अगर मैं अपना परिवार, अपना गांव, समाज, इन सब में कुछ भी बदलाव नहीं कर पाया तो जीवन व्यर्थ है। ये मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है जो बिटिया साधना ने किया है। आप गांव के लिए हमारा गौरव बने, ऐसा मेरी अपनी सोच है। और जो बच्चियां यहाँ बैठी हुई है, सोचें, सीखें, ऐसा क्या कर दिया है। और एक भी अगर आपके मन में टीस बैठ गई, एक भी छोटी सी भी बैठ गई, इसने क्यों कर लिया, उसी दिन से बदलाव स्टार्ट हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। शाम को बैठ के अखबार पढ़ेगी उससे। सपना है आपकी है ना, रोज शाम को अखबार, ये आवाज थोड़ी सी बुलंद निकलनी चाहिए। घर पे तो सब हीरो हैं, बाहर ही दिक्कत आ रही है। अखबार रोज शाम को पढ़ना, ठीक है। और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, डिक्शनरी, कुआन की डिक्शनरी मत यूज करना, एक नॉर्मल डिक्शनरी वो पढ़ना, ठीक है। और मैं करीब 4 महीने फिर आऊँगा, फिर तुम मुझे बात करके बताइए जो, हाँ ठीक है, प्रॉमिस। आज मैंने बड़ी वाली दीदी से कहा था उनके आज आ जाओ प्रोग्राम में। हाँ, उनकी लड़की आई हुई है। आप क्या करते हैं बेटा? 12th में। वाह, क्या सब्जेक्ट से? अच्छा, क्या करने वाले इसके बाद? सर मेरा भी बिजनेस कौन से बिजनेस? मतलब अपना खुद का। किस चीज का? सर मतलब लोगों की हेल्प करना, अलग करके मदद कर, नहीं ये बहुत ज्ञान दे दिया उसको। नहीं सर, वैसे ही मतलब कोई कंपनी का अभी स्टार्ट क्या क्या करेगी, क्या करना चाहिए? मतलब सर वो एक ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में पैसा कितना चाहिए? सब चीज़ इन्वेस्ट सर करना होता है। तो कहाँ से आएगा पैसा? पापा देंगे? हाँ? क्यों देंगे? सर जब कुछ लाइफ में करना है तो सर पापा सपोर्ट करेंगे। बिजनेस करोगे, बिजनेस देखो, बिजनेस में समाज सेवा नहीं होती, नहीं सर, फिर कैसे चलेगी? जिन जो अपने घर का लिए निकल पाते हैं बच्चे हैं। You want to do an entrepreneurship for very good. कब टर्नओवर कितना होगा तेरा 3 साल में? सर अभी तो इतना नहीं है। हाँ, तो देख बेटा ऐसा है, करने से पहले आज डिसाइड कर लो कि मैं किस बिजनेस में जाऊँगी, 3 साल में कितना टर्नओवर हो जाएगा। 12th में तो आ गए, जेब का खर्चा मिलता है, महीने का मिलता है, कितना पैसा मिलता है महीने? 1000 रुपये मिलते हैं। 1000 रुपये 30 दिन चलाते हो, जैसे 1000 रुपये 30 दिन चलाते हो वैसे ही बिजनेस चलाते हो। आप क्या करते हैं बेटे, कौन सी क्लास में है? प्राइमरी में एडमिशन है। आप क्या करते हैं? बैठ के बात करो, आराम से बैठ के बात करो, बैठ के बात करो। MBA क्यों ही है? उसके बाद सर जॉब भी की थी, लेकिन उसके बाद शादी हो गई तो लाइफ ही चेंज हो गई। हस्बैंड आया आपके? लेकिन सर मैं यहाँ से मायके आई हूँ। मायके आए हो? कहाँ रहते हो वैसे? सर एक गाजियाबाद में। अब जॉब करना बिल्कुल बंद कर दिया? करने का मन करता है, लेकिन वही अपना लाइफ का एक्सपीरियंस मिला और वो जल्दी से जॉब मिलती थी, मैंने एक दूसरी लाइन में भी है तो स्टार्ट किया।